वेलकम टू स्टडी विद ईस। स्टडी विद ईस में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जहां हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार। ठीक है। तो ये मूल अधिकार क्या है? इनको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके पार्ट 3 में दिए हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक दिया हुआ है। ठीक है। तो आपके जो मूल अधिकार हैं, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक दिया हुआ है। ठीक है। चलिए देखते हैं, अब एक एक करके सारे आर्टिकल देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, इसमें आपका समता का अधिकार है। ठीक है। फिर आपका आर्टिकल 19 से लेके 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। ओके। फिर आपका आर्टिकल 23 एंड 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है। फिर आपका आता है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, जिसमें आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं आर्टिकल 29 एंड 30, इसमें आपका शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट आपका आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पूरे जितने भी आपके आर्टिकल हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि यही एक ऐसा आर्टिकल है जो बाकी के आपके आर्टिकल्स का एक तरीके से बॉडी गार्ड का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब आपका ये जो आर्टिकल 32 है, इसी को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का हृदय एवं आत्मा। इसको भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने। किसको कहा था? आर्टिकल नंबर 32। क्या है आर्टिकल नंबर 32? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। थोड़ा आइए इसके बारे में समझ लेते हैं, ये होता क्या है। होता ये है, जब आपका आर्टिकल नंबर 20 और आपका आर्टिकल नंबर 21 का किसी तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा हो, ठीक है, तो उस ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका यानी कि पिल दायर कर सकता है। ठीक है। जनहित याचिका जिसको कहते हैं। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब एक एक करके हम इन सभी आर्टिकल्स को ब्रीफली पढ़ते हैं। जैसे आपने देखा कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, तो आपने देखा होगा मैंने आर्टिकल 14 टू 18 बताया, इसमें आर्टिकल 12 एंड 13 आपको नहीं बताया। तो आपको बता दूं, आर्टिकल 12 में डेफिनेशंस दी हुई हैं कि किसको क्या कहा जाएगा। मतलब कैसे डेफिनेशन कही गई हैं? जैसे मान लीजिए राज्य की डेफिनेशन है कि राज्य किसको कहा जाएगा। अब ये राज्य का संबंध उस राज्य से नहीं होगा जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। इसका संबंध अलग होगा कि राज्य क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपको जानना, चलिए आइए देख लेते हैं कि राज्य की डेफिनेशन एक्चुअल में होती क्या है। आर्टिकल नंबर 12 के अकॉर्डिंग। ठीक है। आइए देखते हैं क्या होता है राज्य की डेफिनेशन। कह रहा है कि राज्य की परिभाषा इसमें जो दी गई है वो क्या होता है। कह रहा है राज्य होने के लिए किसी के पास क्या होना चाहिए? संसद तथा केंद्र सरकार होनी चाहिए। ठीक है। प्लस राज्य विधानमंडल तथा राज्य सरकार होनी चाहिए, या तो फिर। ठीक है। तो अगर आर्टिकल 14 कहाँ, सॉरी आर्टिकल 12 के हिसाब से राज्य क्या होगा, तो राज्य की डेफिनेशन होती है या तो वहाँ पे संसद हो और केंद्र सरकार हो। ठीक है। तो वो राज्य कहलाएगा। चलिए, ये तो केंद्र लेवल पे हो गया। अगर हम राज्य लेवल पे देखें तो वहाँ पे राज्य विधानमंडल तथा क्या होना चाहिए? राज्य सरकार होनी चाहिए। ठीक है। देन आपका अगर वो है, प्लस स्थानीय प्राधिकारी होने चाहिए वहाँ पे काम करने वाले, और प्लस अन्य प्राधिकारी होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। ये किसके अंडर में कहा गया है? आर्टिकल 12 के अंडर में कहा गया है। आर्टिकल 13 क्या होता है? तो आर्टिकल 13 के भी 4 सब क्लॉज हैं, जैसे 13(1), 13(2) एंड 13(3) एंड 13(4). इसमें आपका संविधान की पूर्व विधियाँ दी हुई हैं। ठीक है। आर्टिकल 13 के अंडर में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक क्या दिया हुआ है। तो आप आते हैं सबसे पहले समता का अधिकार। किस में आते हैं? समता का अधिकार क्या होता है? ये आपका आर्टिकल 14 से लेकर के आपके आर्टिकल 18 तक दिया हुआ है, जिसमें आपका 14(1), 14(2),
1 एंड 2 का मतलब सब क्लॉज, 14 सब क्लॉज 1, 14 सब क्लॉज 2। 14 सब क्लॉज 1 में आपका दिया हुआ है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, ठीक है। प्लस आपका 14 सब क्लॉज 2 में दिया है विधियों से समान संरक्षण, क्या दिया हुआ है, विधियों से समान संरक्षण, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में आपको कुछ 5 आधार दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग एंड जन्म स्थान। ये क्या दिए हुए हैं, कुछ 5 आधार दिए हुए हैं जिनके आधार पर आगे बात करी गई है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 में कहा गया है राज्य यानी कि स्टेट इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब ये राज्य कौन सा होगा, अभी हमने पढ़ा कि राज्य होने की डेफिनेशन क्या होती है, या तो वहाँ पे संसद हो या केंद्र सरकार हो या फिर राज्य विधानमंडल तथा राज्य सरकार हो। तो दोनों ही स्थितियों में ये केंद्र और स्टेट दोनों को कवर करता है। तो ये दोनों के लिए है कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 कहता है कि राज्य इन 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा किसी से भी। कौन से 5 आधार हैं, वो हैं आपके धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग एंड जन्म स्थान, ठीक है। देन आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2, इसको इसमें कहा गया है जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इन 5 आधार पर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। 15 सब क्लॉज 1 कहता है कि जो राज्य होगा वो नहीं करेगा भेदभाव, और 15(2) कहता है जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो नहीं करेंगे भेदभाव। ओके, नेक्स्ट है 15 सब क्लॉज 3। इसमें महिलाएं व बच्चे जो हैं इसका अपवाद होंगे, ये कहा गया है। मतलब ये जो नियम है 15 सब क्लॉज 1 एंड 15 सब क्लॉज 2 का, वो महिलाओं और बच्चों पे लागू नहीं होगा, तो ये इसके अपवाद होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में 7 आधार दिए गए हैं, ठीक है। तो 7 आधार कौन कौन से हैं, वो है आपके 16 सब क्लॉज 2 में दिया गया है धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, वंशक्रम, निवास स्थान। यानी कि जो आपके अभी आपने देखा आर्टिकल 15 में 5 आधार दिए गए हैं, अगर याद करना हो तो 15 के 5 से आप वहाँ पे याद रख सकते हैं कि 5 आधार दिए गए हैं, और 16 में उसके नेक्स्ट 16 में 7 आधार दिए गए। कौन कौन से, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, वंशक्रम, निवास स्थान। कितने हो गए, 7 हो गए। 16 सब क्लॉज 2 कहता है राज्य को सरकारी नौकरी में भेदभाव करने से रोकता है। तो 16 सब क्लॉज 2 जो है राज्य को इनके आधार पे, इन 7 आधार पर किसी के भी सरकारी नौकरी में भेदभाव करने से रोकता है। किसमें, सरकारी नौकरी में। क्या भेदभाव नहीं कर सकते कि वो इस जाति के हैं तो उनको वैकेंसी दे दी जाएगी, उनको भर्ती कर दिया जाएगा और दूसरों को रोक दिया जाएगा, ऐसा नहीं कर सकती सरकार। और 16 सब क्लॉज 1 कहता है अवसर की समानता, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 16 सब क्लॉज 4 कहता है SC, ST एंड OBC को सरकारी नौकरी में आरक्षण। आप लोग देखते हैं ना, ये हर वैकेंसी में SC, ST एंड OBC को आपका फीस को लेकर के हो, इवन सीट्स को लेकर के हो, इनको आरक्षण दिया जाता है। तो ये किसके तहत दिया जाता है, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 के तहत इन लोग को क्या मिलता है, आरक्षण दिया जाता है। याद रखिएगा SC, ST एंड OBC इनको सरकारी नौकरी में किसके बिहाफ पे आरक्षण मिलता है, तो आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 4। ओके, नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में आपका छुआछूत और अस्पृश्यता का अंत ये दिया हुआ है, माने कि छुआछूत से रिलेटेड जितने भी वो प्रावधान है वो किस में दिए गए हैं, आर्टिकल नंबर 17 में। एंड आपका आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। किसी भी तरह की जो उपाधियां दी जाती हैं किसी को, उसका अंत करता है आर्टिकल कौन सा आपका, आर्टिकल नंबर 18। कौन कौन सी उपाधि, अच्छा इसमें एक चीज़ और है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 18 में जो उपाधियों का अंत किया गया है, लेकिन इसमें सभी तरह की उपाधियों का अंत नहीं किया गया है। इसमें शिक्षा, विद्या तथा सेना के अलावा किसी और को उपाधि नहीं दी जा सकती है। मतलब आप इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन की फील्ड में हैं या आर्मी की फील्ड में हैं, ठीक है, डिफेंस की फील्ड में, तो वहाँ जो आपका जो उपाधि दी जाती है वो वैलिड होंगी, बाकी और किसी भी तरह की कोई भी उपाधियाँ वैलिड नहीं होंगी, तो उनका अंत कर दिया गया है, ठीक है। हाँ, इसमें एक और है कि जो प्राइवेट संस्थान होती हैं यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, वो अगर कोई उपाधि दे सकते हैं तो वो वैलिड होंगी, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट की बात करिए जी, राज्य की बात की, अगर राज्य किसी को उपाधि देता है तो वो वैलिड नहीं होंगी, सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में छोड़ करके। लेकिन प्राइवेट सेक्टर चाहे तो वो किसी भी क्षेत्र में उपाधियाँ दे सकता है। ओके,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होता है स्वतंत्रता का अधिकार? 19 आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। 19 में क्या दिया हुआ है आपका? आपका दिया है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब अपनी बात रखने की, कि आप कहीं पे कुछ भी कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है आपका किसके थ्रू? आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। 19(1)(b) के तहत शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का, आपने देखा होगा सम्मेलन होते हैं कई जगह पे, तो वो किस आर्टिकल के तहत होते हैं? वो आपके 19(1)(b) के तहत होते हैं। फिर आता है 19(1)(c), इसमें क्या होता है? संघ, संगठन, समितियां बनाने का अधिकार। जो समितियां बनती हैं, संघ बनते हैं, देखा होगा आज की डेट में बहुत सारे संघ बन रहे हैं, नाम नहीं लूंगा लेकिन बहुत सारे संघ हैं, तो वो किसके तहत बनते हैं? 19(1)(c) के तहत बनते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 19(1)(d), इसमें क्या दिया है? भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार, यानी कि आप कहीं भी चले जाते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे जाना निषेध है। जैसे आर्मी आर्मी की जो कुछ जगह होती हैं वहाँ पर आम आदमी नहीं जा सकता, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास आर्टिकल 19(1)(d) है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार है। तो ऐसी जगह पे जाने का अलाउ नहीं होता, आर्टिकल उसमें आपको परमिशन नहीं देता है, याद रखिएगा। फिर आते हैं आर्टिकल नंबर 20। क्या कहता है आर्टिकल नंबर 20? कुछ दशाओं में अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। याद रखिएगा आपका आर्टिकल नंबर 20 एंड आपका आर्टिकल नंबर 21, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको लगा लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, स्टार बना लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 क्या कहता है? कुछ दशाओं में अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, मतलब आपने कुछ अपराध कर दिए हैं, ठीक है, तो कुछ कंडीशन के तहत अगर आपने कोई अपराध किया तो वहाँ पर आपको दोष सिद्धि दी जा सकती है, उससे संरक्षण मिल सकता है, ठीक है। एंड आपका आर्टिकल 21 जो है उसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपका। अगर आपका प्राण है जा रहे हैं या दैहिक स्वतंत्रता कहीं से हो रही है तो उससे आपको अधिकार है, ठीक है। देन आपका आर्टिकल 21 जो कि हाल ही में जोड़ा गया था बाद में, ये आपको राइट टू एजुकेशन देता है, आपको पढ़ने का अधिकार। तो आप कहते हैं ना हमें पढ़ना है, तो आप किस तहत, किस आर्टिकल के तहत पढ़ सकते हैं? आपको आर्टिकल 21 सब क्लॉज ए, इसके तहत आप राइट टू एजुकेशन मिला हुआ है कि आप अपने स्वतंत्र अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। तो ये आपके किस क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था 21(a)? तो ये आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 में। कौन सा? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, याद रखिएगा 2002 में इसको ऐड किया गया था, राइट टू एजुकेशन को, ओके। नेक्स्ट है आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निवारक, सॉरी, आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध का संरक्षण दिया गया है, कुछ दशाओं में। देन आपका नेक्स्ट आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या आता है आपका? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, आइए चलिए देखते हैं। आर्टिकल नंबर 23, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम, मतलब आप किसी से बुरा व्यवहार नहीं कर सकते और आप बच्चों से काम नहीं करा सकते, बलात्श्रम नहीं कर सकते, बच्चे काम नहीं कर सकते। तो ये किस आर्टिकल के अंडर में आता है? आर्टिकल 23 के अंडर में आता है, ओके। देन आपका आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चों का खतरनाक नियोजन से निषेध, मतलब आप 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको आप ऐसे कामों में नहीं लगवा सकते जहाँ पे उनको खतरा हो किसी चीज़ से, उनकी जान मान हानि का खतरा हो, तो वहाँ पर आप काम नहीं करा सकते। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि बच्चों से काम कराना निषेध है, 14 साल से कम की उम्र के बच्चों को काम कराना क्या है? निषेध है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होगा भाई? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वही होगा कि मतलब हमें अपने धर्म को चुनने और अपने धर्म को मानने और उसको फॉलो करने का अधिकार। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? तो इसमें आर्टिकल 25 कहता है धर्म का अंतःकरण, मतलब स्वीकार करना, उसका आचरण व उसका प्रचार करने का अधिकार है हमें। हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसको हम आज फॉलो कर सकते हैं, उसको हम स्वीकार यानी कि एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल हमारा 25 कहता है, ओके। देन आपका आर्टिकल 26 आता है। 26 कहता है धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन। जो हमारे धार्मिक संस्थान होती है ना, जहाँ पे हम लोग जाते रहते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, तो ऐसे जो संस्थान होते हैं उनका प्रबंधन करने का अधिकार हमें कौन देता है? आर्टिकल 26 कहता है,
देन आपका आता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या करता है? कर ना देने का अधिकार। किसको? कर। याद रखिएगा, किसी भी धार्मिक या किसी भी धर्म से हो आप, अगर आपको आपके धर्म अपनाने के लिए कोई आपसे कर लेता है तो आपके पास ये अधिकार है कि आपको किसी धर्म को अपनाने के लिए कोई कर ना देना पड़े। ठीक है, याद रखिए, पहले कर लिया जाता था, अगर आपको याद हो, मुगल काल में आपसे आपका धर्म, अगर कोई हिंदू होता था, अगर वो अपना हिंदू धर्म अपना रहा है, उसे फॉलो कर रहा है, तो उसको एक कर लिया जाता था। अब वो कौन सा कर है, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे बताएं कि किस कर को लिया जाता था हिंदू धर्म को अपनाने के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल नंबर 28, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त ना करने का अधिकार। भाई, आप शिक्षण संस्थान में हैं, किसी स्कूल वगैरह या कॉलेज में हैं, लेकिन अगर आपका मन नहीं है कि आप उस शिक्षण संस्थान में कोई धर्म के बारे में बताया जा रहा है और आपका मन नहीं है कि हमको ये नहीं सुनना है या हमको इसकी शिक्षा नहीं लेनी है, तो आपके पास पूरा अधिकार है, आप क्लास से उठ के जा सकते हैं। ठीक है, और ये आपको आर्टिकल 28 के तहत आपको अधिकार देता है। कौन सा? शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त ना करने का अधिकार है। कौन सा आर्टिकल देता है आपको? आर्टिकल 28 देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्या है? शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। ये क्या होता है शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार? तो शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार में आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 आता है। 29 क्या कहता है? कहता है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को संरक्षित रख करने का अधिकार है। यानी कि उनकी जो भाषा है, उनकी जो लिपि है या उनकी जो संस्कृति है, उसको संरक्षित रख सकें, अल्पसंख्यक जो हैं उनको उनका अधिकार है। ठीक है, अल्पसंख्यक कौन? जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको क्या है, उनको अपनी भाषा, लिपि एंड संस्कृति जो है उनकी, उनको वो सुरक्षित रख सकें, संरक्षित रख सकें, उनका भी उनको अधिकार मिला हुआ है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 29 के तहत। देन आपका आर्टिकल 30 आता है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि का संस्थान खोलने एवं प्रबंधन करने का भी अधिकार है। यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, अगर वो चाहते हैं, उनकी रुचि है, उनका मन है किसी संस्थान को खोलने का या उसका प्रबंधन करने का, तो उस चीज़ का भी उनको पूरी तरह से अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 30 के तहत। याद रहेगा ये। और आपके आर्टिकल मौलिक अधिकार के सब यहीं ख़त्म होते हैं। चलिए आइए एक बार फिर से स्पीड में देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने देखा था मूल अधिकार। तो मूल अधिकार आपके किसके अंडर में आते हैं? पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35। ओके, देन समता का अधिकार आपसे कहाँ से लेके कहाँ तक है? 14 to 18। देन आपका स्वतंत्रता का अधिकार 19 to 28। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 एंड 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 to 28। देन शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार 29 एंड 30। देन संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है देन आपका 32। आप इसको याद करने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका समता का अधिकार है, तो समता क्या होती है? एस। ओके, देन आपका स्वतंत्रता एस से स्टार्ट होता है, शोषण भी एस से स्टार्ट होता है, धार्मिक आपका डी से स्टार्ट होता है। ओके, फिर शैक्षणिक एस से, देन आपका संवैधानिक एस से। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं एस 3S D 2S। ठीक है, यानी कि S3 आप ऐसे कर सकते हैं, एक सेकंड में आपको बताता हूँ इन शॉर्ट याद करने के लिए। S3D S2, यानी कि स्टार्टिंग के 3S कौन से होंगे? समता, स्वतंत्रता एंड शोषण। फिर आपका आता है धर्म। फिर आपका नेक्स्ट जो एस होंगे दो, जिसमें से एक होगा शैक्षणिक एंड संवैधानिक। तो आपको सीरीज याद रहेगी, ऐसे आप याद कर सकते हैं 14 to 18। देन आपका 19 to 22। देन आपका 23 एंड 24। देन आपका 25 to 28। देन आपका 29 एंड 30 एंड 32। तो आप इसको आर्टिकल ऐसे लाइन से याद कर लीजिए। फिर आप S3D S2 याद कर लीजिए, यानी कि स्टार्टिंग के 3S क्या होंगे? समता, स्वतंत्रता एंड शोषण। क्या याद होंगे? समता, स्वतंत्रता, शोषण। समता, स्वतंत्रता, शोषण। 3S हो गए। फिर D से आपका धर्म हो जाता है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर लास्ट के 2S से क्या होता है? शैक्षणिक एवं संवैधानिक। पहले एस से शैक्षणिक और सेकेंड एस से संवैधानिक। याद रखिएगा, संवैधानिक उपचार क्या होते हैं? जो आपके जो आर्टिकल दिए हुए हैं 14 to 30 तक, अगर इनमें से किसी चीज़ का हनन हो रहा होता है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जनहित याचिका यानी कि पिल दायर कर सकते हैं। आपको ये अधिकार देता है आर्टिकल 32 कि आप अपने बाकी के बचे हुए जो आर्टिकल हैं, यानी कि जो अधिकार है, उनकी रक्षा और सुरक्षा कर सकें। तो उनकी रक्षा और सुरक्षा कैसे हो सकती है? भाई ऐसा तो नहीं कि आप लड़ने पहुंच जाएंगे, तो उसके लिए आपको
सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, जनहित याचिका जिसको कहते हैं, यानी कि पिल आपको दायर करनी पड़ेगी। और ये पिल दायर करने का अधिकार कौन देता है? वो देता है आपको आर्टिकल 32, तो याद रखिएगा। तो उससे आप ये भी याद रख सकते हैं, जो आर्टिकल 32 है वो सबसे लास्ट में है, और उसमें क्या दिया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आपको संवैधानिक उपचार दिए उसका अधिकार कैसे निकालें, उसका आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा करके जनहित याचिका यानी कि पिल दायर कर सकते हैं।